Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स, इस कम समय में पेपर वन की तैयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होगी। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहां पर डेली आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही हम आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड सेशंस भी देते हैं, ताकि इस कम समय में जल्दी से आप सभी हर एक यूनिट को कवर कर सकें। 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, आप इन पर कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। और इस कोर्स के साथ स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें हर क्लास के बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का और एमसीक्यूज नोट करने का समय भी बच जाएगा। एंड रिवीजन के लिए ये 5000 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको यूनिट वाइज हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। और इसमें से आपको पेपर वन में 50 में से लगभग 30+ क्वेश्चन जरूर एज इट इज देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश हिंदी सभी कोर्सेज हैं। आपके एग्जाम के अलावा अदर स्टेट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको आंसर्स के साथ हम प्रोवाइड करवाते हैं, एंड डेली लाइव लेक्चर्स भी आपको हम यहाँ पर देंगे। सो ये बेस्ट कोर्स है, जो कि इस कम समय में आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा, एंड बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। A teacher wants to access how a student uses or handles the instrument in a maths lab during practical work. Which evaluation tool does the teacher need to use? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ऐसा इवैल्यूएशन टूल ढूंढना है, जो कि एक टीचर यूज करेगा ये चेक करने के लिए कि एक स्टूडेंट मैथ्स लैब में प्रैक्टिकल के दौरान जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मैथ्स का टूल यूज करता है, तो वो किस तरीके से उन टूल्स को और इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हैं। अगर टीचर ये चीज मेजर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट की, तो उसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन टूल यूज होगा? ऑप्शंस है फॉर्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है? क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं या इमीडिएट क्लास खत्म होने के साथ ही स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कंक्लूड कीजिए पूरे सेशन को। तो इस तरीके का जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या टेस्ट होता है, तो ये यहाँ पर नहीं है। इसमें यहाँ पर क्लास के एंड में या ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल वर्क ऐसा बोला है नहीं बोला है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन है ओरल टेस्ट। बोलकर, कहीं पर आपको स्टेटमेंट में लगा कि प्रैक्टिकल वर्क जो एक स्टूडेंट कर रहे हैं मैथ में, वो बोलकर टीचर को समझाना है, नहीं कहा गया है। ओरल टेस्ट भी आपका गलत आंसर है। तो लिखकर भी यहाँ पर बोलने की बात नहीं की है, तो रिटन टेस्ट भी गलत होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है? एक बच्चे ने किसी टूल को या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकल में किस मास्टरी के साथ यूज किया है, वो बताता है कि उस बच्चे ने कितना इसमें प्रैक्टिस की होगी, है ना? तो उन सब चीजों को, बच्चे की प्रैक्टिस को चेक करने के लिए कि कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, एक कंटेंट पर उनकी कितनी मास्टरी है, ये चेक करने के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में प्रदर्शन का परीक्षण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? तो देखिए, हमारी मेमोरी में, हमारे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ये तो सबको पता है। उस इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टोर करना, यानी कि उसकी व्याख्या करना, उसका भंडारण करना और उसको याद रखने के तरीके को क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, स्कीमास, चंक्स या फिर एसोसिएशन? ओके, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कीमास। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमेशा ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज को बोला जाता है।
ठीक है। एंड मेमोरी के केस में, ह्यूमन ब्रेन और मेमोरी के केस में स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड बेस होता है। एंड ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस और जो भी हमारा नॉलेज होता है उसके बेस पर काम करता है। इसीलिए यहाँ पर बोला है ना, न्यू इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब यही है कि जो पुराना नॉलेज है उसको कैसे हम वापस से याद करेंगे। इसके अलावा स्कीमा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है, वो ये है कि स्कीमा हेल्प्स अस टू स्टोर न्यू इंफॉर्मेशन बाय लिंकिंग इट टू एग्जिस्टिंग वन। ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो नॉलेज है उसको लिंक करते हुए नया नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए स्कीमास टर्म यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज व्हाट। सो माइक्रो टीचिंग मैंने बताया है सूक्ष्म शिक्षण। अब वैसे तो शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण होता है बीएड जैसे आप पढ़ते हो। ठीक है, बीएड क्या है? टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, राइट? उसमें आप एज अ टीचर काम करते हो, बट वो टीचिंग प्रॉपर टीचिंग नहीं होती, वो माइक्रो टीचिंग होती है। उसमें आप सीख भी रहे हो और काम भी कर रहे हो। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? स्केल डाउन टीचिंग इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन बोलती है, इन टीचर centered learning, the teacher gives up the traditional decision making role and chooses instead the role of a facilitator who focuses on students' feeling. तो टीचर सेंटर रोल क्या होता है, जिसमें मेजर फोकस कौन किस पे रहता है? टीचर्स पर ही रहता है, राइट? सो इस क्वेश्चन में टीचर सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर क्या होता है? टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल। टीचर क्या करते हैं? पारंपरिक निर्णय लेने की भूमिका को छोड़ देते हैं। ठीक है? जैसे टीचर आज तक पढ़ाते थे उस प्रोफेशनल तरीके से जैसे वो पढ़ाते थे उसको वो छोड़ देते हैं एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। और क्या करते हैं? सुविधा कर्ता की भूमिका वो निभाते हैं कि बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे। ये रोल वो ले लेते हैं हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग, जो कि स्टूडेंट्स की फीलिंग्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोली गई है जो कि आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि बिल्कुल गलत है। टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट के हिसाब से काम नहीं किया जाता, स्टूडेंट्स की फीलिंग और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड बोलती है, इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज स्टूडेंट्स सी इट। लर्नर सेंटर्ड मेथड में बोल रहे हैं टीचर भी वैसे ही वर्ल्ड को देखने, दुनिया को देखने लगते हैं जैसे एक स्टूडेंट देख रहे होते हैं। वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कम्युनिकेशन का क्रिएट करते हैं क्लास में जैसे कि बच्चे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो किसी एक बच्चे की परफेक्ट पिक्चर या स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उनकी स्किल्स को डिफाइन कर सके, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रही है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है। हो सकता है मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं तो वो बच्चे की सिर्फ मैथ्स की एबिलिटीज को चेक करेगा, हो सकता है बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा हो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिकॉज अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही बोल रही है ये स्टेटमेंट कि एक टेस्ट जो है एक छोटा सा सैंपल है जो कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो रीजन इस स्टेटमेंट को, असर्शन को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास सही होगा। दैट इज ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम किसके लिए बनाया गया है? स्पेसिफिकली एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब एक बच्चा कैसे दूसरे बच्चे से अलग है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी सीख रहा है, हो सकता है एक बच्चा जल्दी नहीं सीख रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल आपको एक पॉइंट बताऊं, तो मैं क्लास में जो टीचर पढ़ाते थे मैं उससे डायरेक्टली नहीं समझ पाती थी। मैं घर जाकर एक बार उस चीज को लिखती थी, एक बार अपने एंड पर उसको फ्रेम करके स्टोरी बनाकर याद करती थी, तो चीजें होती थी। तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम यही बोलता है कि दो बच्चों में फर्क है, सिर्फ एग्जाम्पल में दो बोल रही हूँ, फर्क है और सबके सीखने का तरीका अलग है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, नो। रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज, नो। एंगेजिंग द एंटायर क्लास, नो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट 1 बोल रही है एज पर डेव्यूज विजन ऑफ लर्निंग, लर्नर्स शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। सो डेव्यू ने लर्निंग का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था और उनके हिसाब से उनको ये लगता था कि लर्नर जो है उनको दे शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, वो अपने नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करें क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन के जरिए, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेव्यू ने एज इट इज यही कहा था। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लर्नर। ये बोल रहा है कि पियाजे के हिसाब से लर्निंग जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस से इंडिपेंडेंट थी, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस लर्निंग में नहीं होते, ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पियाजे का सबको पता है, उन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर ही बात की है और वो 4 स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। Which of the following is not a characteristic of a teacher centered class? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर क्लास यानी कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की क्या विशेषता नहीं है? टीचर इज गिविंग अ लेक्चर, टीचर तो लेक्चर ही दे रहे हैं टीचर सेंट्रिक में। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, जो नोट्स लिखे हैं टीचर बस उनको एज इट इज पढ़ा रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टीचर इज एक्सप्लेनिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, कि बुक में जो लिखा है बस टीचर उसको सिंपल फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब टीचर सेंटर्ड होते हैं। इसमें नॉट पूछा है तो नॉट में आ जाएगा कि चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कशन, की बच्चे ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक और नॉलेज अपना बढ़ा रहे हैं। ये एक लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो कि बेस्ट मेथड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अ टीचर नोटिसेस स्टूडेंट्स आर नॉट एंगेज ड्यूरिंग लेक्चर। टीचर ने नोटिस किया कि मैं तो पढ़ा रही हूँ लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी उनकी एंगेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए टीचर को करनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ लेक्चर, लेक्चर की लेंथ बढ़ा देने से इंटरेस्ट आएगा, बच्चे और बोर हो जाएंगे, तो ये गलत है। क्लासरूम में डिस्कशन कम कर देना, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। असाइनिंग मोर होमवर्क, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज। Which of the following are game based learning platforms? Okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी है तो टेलीग्राम का जो नाम मैंने अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन बताया उसमें सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो कहूत जो है ये तो 100% एक गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको तो आप लोग याद ही रख लो, ये हर क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, सोक्रेटिव भी है और क्विजेस भी है। ठीक है, पीजी पाठशाला नहीं है, एडमोडो भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो काहूत के केस में क्या होता है, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एक्सेस करना चाहता है और इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है तो वो कहूत को यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली वो दिसंबर 2023 में पूछी गई थी। ओके, इसके अलावा अब हम सोक्रेटिव्स की बात करते हैं। सो सोक्रेटिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एजुकेटर्स कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस थ्रू अ यूनिक गेम बेस्ड लर्निंग। जो टीचर पढ़ाना चाहता है उसको गेम के तरीके से सोक्रेटिव में टीचर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्विजेस भी जो है वो क्विज के फॉर्मेट में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। गेम्स और क्विज एक ही चीज है, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज ए बी एंड सी ओनली। Which of the following statement best describes the principles of research ethics? So research ethics मतलब शोध नैतिकता। अब देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि किसी और का किया हुआ काम हम अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते। रिसर्च के दौरान अगर सैंपल के लिए या इंटरव्यू के लिए हम किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उनको उस कार्य के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ नैतिकता, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो रिसर्च में फॉलो करने चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से रिसर्च एथिक्स की सही स्टेटमेंट क्या है।
When a researcher publishes previously published material by himself, it is not plagiarism. So प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, मतलब किसी और का डेटा अगर मैं अपने नाम से पब्लिश कर दूं ये बोलकर कि ये रिसर्च मैंने खुद किया है, तो उसको साहित्यिक चोरी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि अगर मैं एज अ रिसर्चर पहले से अगर कोई पब्लिश हुआ मटेरियल है उसको अपने नाम से पब्लिश कर दूं, तो ये बोल रहा है कि वो साहित्यिक चोरी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये साहित्यिक चोरी होती है। Following standard research ethics is the sole responsibility of the institute. So research ethics को फॉलो करना इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उस पर्टिकुलर रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। एथिक्स इन रिसर्च लेज द बाउंड्स ऑफ डिसिप्लिन फॉर अ रिसर्चर। ये बोल रहा है कि रिसर्च के दौरान जो एथिक्स है, नैतिकता है, वो कुछ सीमाएं निर्धारित करती है। अनुशासन एक रिसर्चर को फॉलो करना होता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, नो, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Arrange the following sections of a research dissertation in correct sequence. So आप लोगों को पता है रिसर्च डिसर्टेशन होता है, जैसे रिसर्च के दौरान हमें थीसिस लिखनी होती है, वैसे ही डिसर्टेशन भी यही होता है, ठीक है। इसको लिखते समय कुछ सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। तो 4 स्टेप्स दिए हैं, आपको इनको अरेंज करना है। एक्नॉलेजमेंट, जिसको आभार कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, एक्नॉलेजमेंट इसको याद रखिए। रिसर्च मेथड्स कि कैसे कौन-कौन सा मेथड आपने रिसर्च के दौरान यूज़ किया है, डिस्कशन या फिर लिटरेचर रिव्यू। सो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में एज़ इट इज़ भी पूछा गया है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक्नॉलेजमेंट को। तो ए सबसे पहले आ जाएगा, ये दोनों हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट हमें बताता है कि किस बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं, क्या हमारा टॉपिक है। लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है ये जानने में कि जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है, उससे रिलेटेड पहले कुछ रिसर्च हुई है या नहीं। कई बार क्या होता है, एक रिसर्चर सोचता है कि जो टॉपिक मैंने उठाया है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऑलरेडी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका होता है, इसलिए सेम टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो ए के बाद ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पर देखिए हम सही आंसर तक पहुँच गए हैं। देन रिसर्च मेथड्स कि कौन-कौन सा तरीका हम यूज़ कर रहे हैं, और सबसे लास्ट में आ जाएगा डिस्कशन। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट? सो वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है रिसर्च का, ठीक है। इसको वैधता बोलते हैं कि हमारा रिसर्च वैध है या नहीं, जिस कार्य के लिए हम रिसर्च कर रहे थे वो सही है या नहीं। वैलिडिटी को सिंपल लैंग्वेज में हम एक्यूरेसी बोलते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वैलिडिटी को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए, जब कोरोना चला था, कोरोना की वैक्सीन बन रही थी, तो वैक्सीन का ट्रायल जब हो रहा था वो सब लोगों पर तो नहीं हुआ था, किसी-किसी लोग पर हुआ था ना, कि मान लीजिए उन्होंने शुगर पेशेंट्स को सेलेक्ट कर लिया था, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के पर्सन को सेलेक्ट कर लिया था, छोटे बच्चे के लिए अलग रिसर्च हुई थी, तो ये सब क्या थे, ये सैंपल थे, ये ट्रायल थे। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी भी ऐसे ही काम करती है कि पूरी पॉपुलेशन में से अलग-अलग एज के, अलग-अलग क्राइटेरिया वाले कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। उन सैंपल्स पर हम पहले रिसर्च करते हैं। इन पर अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, तो इसका मतलब है हमारी पूरी पॉपुलेशन पे भी रिसर्च गारंटेड सक्सेसफुल रहेगा। तो ये होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन क्या है, द रिगर ऑफ द स्टडी, अध्ययन की कठोरता, गलत जवाब है ये। अगला है द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। सो वैलिडिटी को एक्यूरेसी जरूर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द रिलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ। सो कभी भी रिसर्च में उनकी रिसर्चर की पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। अगला है द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड। ठीक है, जर्नलाइजेबिलिटी का यही मतलब होता है कि हम कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करके उन पर ट्रायल करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जो जनरल पब्लिक है उस पर भी वो ट्रायल 100% गारंटेड काम करेगा ही करेगा। ओके, तो यही चीज ऑप्शन नंबर 4 में बोली गई है। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल
जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ईयर में वो एस्टैब्लिश हुए हैं और कौन से स्टेट या कौन सी सिटी में उनका हेडक्वार्टर या फिर लोकेटेड वो है। सो जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट GRI जो है वो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। One of the following is not the objective of action research। चलिए, सो यहाँ पर एक्शन रिसर्च पर जाने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। एक्शन रिसर्च से पहले एक बेसिक सा रिसर्च होता है जिसका नाम है फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, इसका और दूसरा एक नाम है, वो क्या है, ये मुझे आप सब स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आता है तो भी बता दो कि नहीं आता है, तो मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च के वीडियो को अलग से शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों से यहाँ पर पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ अ स्कूल। तो देखिए, स्कूल की वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तो ये तो होगा, बट यहाँ पर नॉट बोला है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। टू स्टिम्युलेट द स्टूडेंट्स टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उकसाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने लर्निंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएं, तो ये भी सही है, बट नॉट बोला है तो इसको हम गलत कर देंगे। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू अटेंड द स्कूल, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक्शन रिसर्च में हम किसी भी बच्चे को ये मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप स्कूल को अटेंड करो, ये किसी भी रिसर्च का पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है कि एक्शन रिसर्च के टाइप्स बताइए, और मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आपने पढ़ लेना है, ये एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं। Which type of research encourages participants' perspective? सो पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव को, यानी कि प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कौन सा शोध का प्रकार करता है? एथनोग्राफिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एग्जीजेटिक रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है वो आपका कल्चरल वैल्यू के ऊपर फोकस करता है, आपका कल्चर जो है उसके ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, सो इसमें हमेशा पार्टिसिपेंट के, यानी कि जो भी रिसर्च के दौरान हमारे प्रतिभागी हैं, उनके दृष्टिकोण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो किसी की चीज के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके व्यूज किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या है। अगर ऐसी कुछ बातें क्वेश्चन में आपको दिख रही होंगी तो ऑलवेज गो फॉर एथनोग्राफिक मेथड। दी personalistic style of writing research report are permissible in which of the following research। so इसमें बोला है कि जब हम रिसर्च की रिपोर्ट, यानी कि शोध की रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें आपका व्यक्तिगत शैली, एक अपना तरीका हो सकता है शोध लिखने का, उसकी रिपोर्ट लिखने का। तो कौन-कौन से रिसर्च ऐसे हैं जिसमें उन चीज़ों की स्वीकृति आप लोगों को दी जाती है? ठीक है, 2022 में कई बार ये क्वेश्चन आया है। सो सबसे पहला है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, बिल्कुल सही है। सेकेंड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो रूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, हमें वही फॉलो करने होते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल रिसर्च भी नहीं होगा, और केस स्टडी रिसर्च सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई ओनली। चलिए, यहाँ पर एक और चीज आपको बताती हूँ। जैसे कि केस स्टडी रिसर्च क्या है हमारे पास, क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप है, गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार होता है केस स्टडी रिसर्च। वैसे ही मुझे बताइए कि ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है, ये आपका गुणात्मक के अंदर आता है या मात्रात्मक के अंदर आता है, मतलब क्वालिटेटिव का टाइप है या क्वांटिटेटिव का टाइप है। पीवाईक्यू है, ये 2023 दिसंबर के पेपर में आया था, आगे भी आ सकता है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगेन, नहीं आता है आंसर तो टेलीग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर दो, कमेंट करके मुझे बता दो कि नहीं आता मैम, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी जहां पर मैंने वो पढ़ाया है। इन डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट डज एब्रिविएशन SAP stands for? So it stands for systems, applications and products.
Which one of the following research procedures will figure under post positivistic approach? So post positivistic approach क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ओके, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको इंडक्टिव क्वालिटेटिव इनके साथ रिलेट कर लीजिए। पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है, आपका ये एक इंडक्टिव अप्रोच होता है। इसका मतलब है कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच है जो कि सब्जेक्टिविटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये हमेशा सब्जेक्टिविटी के ऊपर काम करता है। एंड जितने भी ये बेसिकली काम किस पर करता है, जैसे हम किसी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स आंसर को रिकॉग्नाइज करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फिगर अंडर पोस्ट पोजिटिविस्टिक अप्रोच? ये किसके अंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा एथनोग्राफिक स्टडी के अंदर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने क्यों आपको इंडक्टिव, क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिविटी बताई, क्योंकि अगर आपको ये तीनों चीजें रिलेट करने आ गई तो आपको पता होगा कि क्वालिटेटिव है, इसका मतलब है एथनोग्राफिक ही यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि एथनोग्राफिक स्टडी एक क्वालिटेटिव टाइप के रूल्स को फॉलो करती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप हर रिसर्च के टाइप को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के साथ रिलेट करें और आपके लिए और भी ज्यादा चीजें फिर आसान होती रहेंगी। Which of the following is measure of consistency? अभी तक हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिसर्च की, एक वैलिडिटी होती है, एक होती है रिलायबिलिटी। ठीक है, वैलिडिटी को जैसे मैंने बताया कि हम एक्यूरेसी बोलते हैं, वैसे ही रिलायबिलिटी क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंसी। तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट 1 बोलती है, इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एम्बिग्विटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज एम्बिग्विटी के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इसको हिंदी में भाषा में अस्पष्टता बोला जाता है। अब एम्बिग्विटी क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए किसी एक बात के मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्मल सी बात बोली कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, तो मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, लेकिन आपने क्या किया, इस बात का दूसरा मीनिंग पकड़ लिया कि अच्छा, मुझे आज सुंदर बोला, इसका मतलब है मैं रोज सुंदर नहीं लगती हूँ। तो ये लैंग्वेज एम्बिग्विटी होता है, जो कहता है कि एक ही बात के हर पर्सन के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में जब लैंग्वेज एम्बिग्विटी होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स या फिर इनकरेक्ट टोन ऑफ वर्ड्स अगर होगी तो एम्बिग्विटी कहलाती है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। इनफॉर्मल टाइम टर्म्स यानी कि अनौपचारिक समय शर्तों का मतलब होता है, जैसे आप मुझे मान लीजिए बोल रहे हो कि हमारी क्लास कब है, तो मैं आपको बोलूंगी 5:07 पर अपनी क्लास है। 5:07 पर, तो मेरा मतलब था कि 5:07 पर अपनी क्लास होनी थी। आपने उसको ये सोच लिया 5 बजे और 7 बजे अपनी क्लास होगी। तो ऐसे जो टाइम में या इंफॉर्मेशन देने में कम्युनिकेशन के दौरान गड़बड़ हो जाती है, उसको इनफॉर्मल टाइम टर्म्स बोला जाता है। ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को जन्म देती है, मतलब कि अलग अलग व्याख्या हर बात की इसमें से निकल सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी है बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following are true of the communication process? communication के लिए, संचार प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी statements true है? It is purposeful, यानी कि कम्युनिकेशन, संचार जब आप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज, एवरी कम्युनिकेशन इज पंक्चुएटेड, यानी कि हर एक संचार में विराम चिन्ह होता है। बिल्कुल सही है। अब देखो, आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, नॉर्मल किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा विराम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस। आपके पास कम्युनिकेशन करने के मल्टीपल विकल्प होते हैं, हर बार नहीं होते, लेकिन बहुत बार होते हैं कि आप बात करना चाहते हो या नहीं, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या नहीं, कौन सा मीडियम आप यूज करोगे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सब चॉइसेस के अंदर इस क्वेश्चन में कंसिडर किया गया है। चौथा ऑप्शन है,
वैसे तो देखिए यहाँ पर 3 ही ऑप्शंस में से सही आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 1, बट फिर भी देख लेते हैं। सेंट मैसेजेस कैन बी अनकम्युनिकेटेड। एक बार जो मैसेज भेज दिया उसको हम क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। अब देखो आप बोलोगे कि मैम चैट में तो ऐसा होता है, एक बार मैसेज भेज दिया उसको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो आपने किसी को बात बोल दी, कि आप उसको वापस खींच सकते हो फेस टू फेस या जो भी है? नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर मैसेजेस का मतलब ऑनलाइन मैसेजेस नहीं है मेंशन किया हुआ, इसका मतलब है कि हम नॉर्मल फेस टू फेस कन्वर्सेशन को भी इसमें कंसिडर करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत है। कम्युनिकेशन डज नॉट हैव द पावर डायमेंशन। कम्युनिकेशन के पास पावर डायमेंशंस होते हैं, जिस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। In a classroom context, when innumerable meaningful messages emanate from a finite number of linguistic signals is called what? आसान क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में पहले समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उस पे जाने से पहले देखिए, अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अभी जो भी यूनिट नेक्स्ट आप चाहते हो, आपकी जो भी यूनिट अभी तक मिस हो चुकी है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो यूनिट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। बस मुझे कॉमेंट करके उसका नाम बता दीजिए। इन अ क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट व्हेन इन्यूमरेबल मीनिंग का मतलब होता है कुछ संकेत, जैसे कि हिंदी में इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है भाषाई संकेत। ठीक है, कक्षा में जब भी कम्युनिकेशन होता है तब भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से, एक लिमिटेड नंबर से, एक फाइनाइट नंबर से असंख्य सार्थक संदेश निकलते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सिमेंटिक्स, कॉग्निशन, प्रोडक्टिविटी या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर है प्रोडक्टिविटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। The advantages of diagonal communication are, so diagonal communication क्या होती है? मान लीजिए आपके कॉलेज में 2 डिपार्टमेंट है, आर्ट्स और साइंस। ठीक है, एक तरफ आर्ट्स डिपार्टमेंट के एचआर हैं, दूसरी तरफ साइंस डिपार्टमेंट के एचआर हैं। यहाँ पर आर्ट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से अगर साइंस डिपार्टमेंट के एचआर और आर्ट्स डिपार्टमेंट के एचआर से साइंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। 2 डिफरेंट डोमेन्स के पर्सन अगर कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। सो ये रेजिस्टेंस होता है? नहीं होता। हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। साइड ट्रैकिंग बिल्कुल सही है, डायगोनल कम्युनिकेशन हमेशा साइड ट्रैकिंग को फॉलो करता है। अनोमी इसमें होता है या नहीं? तो अनोमी भी, एनोमी या अनोमी, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी इसमें नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। अगला है मोरल बूस्टिंग, सो किसी का मनोबल बढ़ाना। सो मनोबल बढ़ाने के लिए डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। तो कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन दूसरे के साथ अगर करना है, तो डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्ण संचार, उसमें बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो सही आंसर है बी, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कम्युनिकेशन बैरियर्स दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो पहला बैरियर है साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या फिर सिमेंटिक। तो हम सबसे आसान ऑप्शन को पहले पकड़ेंगे और उसके बाद फिर सही आंसर को ढूंढने जाएंगे। पर्सनल बैरियर से शुरू करते हैं। अब देखिए, 2 व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन आप लोग उस इंफॉर्मेशन को नहीं सुन पा रहे। आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपका दिमाग बहुत तेज है, आप लोगों के आसपास नॉइज नहीं है, मेरे लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, फिर भी आप नहीं सुन पा रहे हो। तो ये हमारी कम्युनिकेशन में पर्सनल बैरियर होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रही हूं मैं। पुअर रिटेंशन, पुअर रिटेंशन क्या होता है? जब कोई चीज अगर आपको बताई जा रही है और आप उसको भूल जा रहे हो, ठीक है, वो भी पर्सनल में नहीं आता है। फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस आपका जो है ये आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। तो पर्सनल बैरियर में ये होता है कि अथॉरिटी के चैलेंज से आप लोग डर रहे हो। ठीक है, सो सी को अगर हम 4th से मैच करेंगे, देखो यहाँ पर आंसर मिल गया। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? जब हमारी कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं उसका बेस ही क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है,
ठीक है। सो सिमेंटिक बैरियर होता है टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग करना। अब जैसे मेरा पेपर 2 देखिए कंप्यूटर साइंस है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत टफ लैंग्वेज में पढ़ाने लग जाऊं, बहुत टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके पढ़ाऊं, तो आप नहीं समझोगे। इसका मतलब है बेस ही गलत बना रही हूं मैं, तो ये सिमेंटिक बैरियर होगा। तो फोर्थ का फर्स्ट, सी का फोर्थ, एंड साइकोलॉजिकल बैरियर होता है मानसिक किसी दिक्कत को लेकर के। तो अगर आप कोई चीज सुन रहे हो लेकिन उसको बार बार भूल जा रहे हो, तो वो पुअर रिटेंशन होता है, आपकी ध्यान की कमी भी इसमें हो सकती है। और इसको हम मैच करेंगे फोर्थ से, ऑर्गेनाइजेशनल को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन से हम मैच करेंगे। तो ये आ गया सही आंसर। Which of the following are determinants in transactional communication? So ट्रांजैक्शनल यानी कि लेन देन संबंधी संचार। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन जैसे कि आप लोग फोन कॉल्स करते हो, एक पर्सन बोल रहा है, फिर दूसरा पर्सन फीडबैक देगा, फिर पहले ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, तो ये ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन है। तो इसमें इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके निर्धारक कौन कौन से हैं? ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामाजिक संदर्भ इसके अंदर आता है, जो कि बिल्कुल एक सही ऑप्शन है। अगला है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट भी इसका एक डिटर्मिनेंट होता है। लीगल कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर नहीं आएगा और डिलेड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। इसमें समझने समझाने का कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल यानी कि लेन देन संबंधी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसमें आपको एक सोशल, आपका जो सामाजिक संदर्भ है कि जिस समाज में आप रह रहे हो, उन चीजों को भी ध्यान में रखना है, आपके कल्चर को भी ध्यान में रखना है, और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट को भी, संबंध परक को भी ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन मीन्स, संचार का क्या अर्थ होता है? सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का दमन। नहीं समझ आ रहा तो इसको आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। पहला ऑप्शन इसीलिए थोड़ा सा टफ है, मुझे भी नहीं समझ आया, छोड़ दो। दूसरा है एक्सचेंज। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग, समझ भी होनी चाहिए, जो सामने वाला बोल रहा है वो आपको समझ भी होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग भी होती है। ठीक है, तो बी और सी सही है। अब देखो बी और सी साथ में कहाँ कहाँ पर है? इस ऑप्शन में भी साथ में है बी और सी, इस ऑप्शन में भी है। यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है, तो ये दोनों को हम हटा देंगे। अब देखते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन यानी कि प्रासंगिकता। सो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें प्रासंगिकता होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि इसको सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि एक मुद्दा होना जरूरी है कि क्या हम बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के अंदर आता है। तो बी, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी तक हम पहुंच गए। अब देखो ए का मीनिंग नहीं पता था, बट फिर भी हमने आंसर ढूंढ लिया। तो एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये वाला मेथड काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। चलिए एक होमवर्क दे रही हूं। होमवर्क क्या है कि बताइए मुझे अनएथिकल का क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ऑलरेडी इस पे सेपरेट लेक्चर में लेकर आई हूं, छोटा सा मीनिंग बता दो इसका, एग्जाम में आएगा तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। अनैतिक संचार के एक एग्जाम्पल आपने देने हैं। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर एक तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पा रही है तो उसका कोई और इंफॉर्मेशन का सोर्स तरीका यूज कर लेना गलत है, ये एथिकल होता है। अब जैसे कैसे, मान लीजिए कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं आपके साथ लाइव क्लास में थी। अब लाइव क्लास में बीच में मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन देने का एक ऑल्टरनेट सोर्स निकाल दिया कि मैंने बोला अब लाइव तो नहीं चल रहा, मैं ऐसे करती हूँ यही क्लास को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन का एथिक हो गया कि अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन देने का, तो दूसरा यूज कर लो। बट यहाँ पर अनएथिकल बोला है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नॉट रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी एथिकल है। आप किस तरीके से मैसेज भेज रहे हो ये सबको बताना जरूरी नहीं होता, खास करके ऑफलाइन में। प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार, और नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी। नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी भी एथिकल है, सो अनएथिकल है प्रोपेगेंडा, प्रचार करना। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, पार्टिसिपेटरी, अथॉरिटेरियन। सो सिंक्रोनस क्या होता है, जैसे कि फोन कॉल,
उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अगर एक तरफ से बोल रहे हैं तो इमीडिएटली दूसरा व्यक्ति भी उनका रिप्लाई कर सकते हैं, हमें वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे लाइव क्लास है, लाइव क्लास में अगर हम होते तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछती, आप इमीडिएट उसका आंसर मुझे देते, तो वो सिंक्रोनस है, बिना रुकावट के। ठीक है, वहीं अगर हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो होता है जैसे अभी हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, मैं आपको मान लीजिए सुबह 6 बजे मेरा क्लास होती है, मैं 6 बजे आपको ये वीडियो दे रही हूँ, आप लोगों ने दोपहर को 10 से 12 के बीच में ये देखा, फिर जाकर आप मेरे होमवर्क क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो, तो मैंने वेट किया कि कोई रिप्लाई करेगा, कोई कमेंट करेगा, तो ये एसिंक्रोनस है कि एकदम से रिप्लाई यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। ओके, सो इजिएस्ट के साथ ही शुरू करते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स पर फिर हम बाद में जाएंगे। तो सिंक्रोनस मैंने आपको बताया, इमीडिएट फीडबैक, एकदम से रिप्लाई मिलता है। तो इसके एग्जांपल है फेस टू फेस, न्यूज़पेपर आपको रिप्लाई करता है, नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड अपने एम्प्लॉयज को जल्दी से रिप्लाई करता है, नहीं करता है। ठीक है, अभी मेल करोगे तब जाकर कहीं 2-4 घंटे में रिप्लाई आएगा। बोर्ड रूम की मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता है। तो सिंक्रोनस में जहां पर एकदम फीडबैक मिलता है, एकदम रिप्लाई मिलता है, वो होता है फेस टू फेस। एसिंक्रोनस आता है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं एसिंक्रोनस की, इंफॉर्मेशन तो सुबह ये पहली रात को रिलीज हो चुकी है, बट आप लोगों तक काफी देर से पहुंच रही है। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, वैसे तो देखो यहीं से आंसर मिल जाएगा, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये देखिए आंसर हमें मिल चुका था। पार्टिसिपेटरी होती है बोर्ड रूम मीटिंग, यानी कि जो एक मीटिंग है, नॉर्मल मीटिंग की बात की जा रही है, उसमें हर एक एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने का, हर एक एम्प्लॉय को बोलने का पूरा अधिकार है। अथॉरिटेरियन क्या होता है, अथॉरिटी है, अथॉरिटी दी जा रही है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टू एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज द जनरल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन लिस्टेड बाय रूबिन्स एट एल इन सीक्वेंस आर। सो इनके हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। इसका सीक्वेंस होना चाहिए, सबसे पहले टू लर्न, आपको सबसे पहले समझना है, सबसे पहले सीखना है, उसके बाद जो सीखा है उसको रिलेट करना रियल लाइफ की कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ, फिर टू हेल्प, उसकी मदद करनी, उसी के जरिए किसी और की मदद करनी, टू इन्फ्लुएंस, उनको प्रभावित करना, और टू प्ले। तो ये है इसका सही सीक्वेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बिलो इज अ प्रोपोजिशन जिसमें कि पूछा गया है महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसमें हमें बताना है कि क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कौन सा यूज किया गया है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो यूनिवर्सल, जहां पे यूनिवर्स आ गया, इसका मतलब है कि हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कुछ लोगों या कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम परसेंटेज, सम पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सब लोगों ने सुनी होगी, ये स्टेटमेंट सब लोग मानते हैं। सो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओके, जहां पे पूरी स्टेटमेंट ट्रू है एंड हम लोग बिल्कुल श्योर है उस स्टेटमेंट को लेकर के, तो वहां पे हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव टर्म आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक फिलॉसफी, यानी कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कौन से प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शंस है प्रत्यक्ष, अनुमना, शब्द, उपमना, अर्थपति या फिर अनुपलब्धि। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले वैशेषिक दर्शन क्या होता है। आप लोगों ने इंडियन फिलॉसफी जरूर सुनी होगी। इंडियन फिलॉसफी के अंदर हमारे पास 6 स्कूल्स होते हैं। 6 स्कूल्स में से किसी एक स्कूल का नाम है वैशेषिक फिलॉसफी। ठीक है, एक स्कूल का नाम है वैशेषिक फिलॉसफी एंड बाकी के जो 5 स्कूल्स हैं उनके नाम क्या है, ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को करेक्ट करना, गूगल पे चेक कीजिए एंड मुझे कॉमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, वैशेषिक फिलॉसफी एक स्कूल है एंड इसके अंदर 2 प्रमाण को यूज किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने होती है, जिस चीज को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। दूसरा होता है अनुमान लगाना, यानी कि गेस करना। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर टू प्रोपोजिशंस, ऑल फिलोसोफर्स आर फॉलिबल एंड सोक्रेट्स इज नॉट फॉलिबल। तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा फिलोसफर्स तो समझ आ गया, ये फॉलिबल का क्या मतलब होता है, सोक्रेट्स का क्या मतलब होता है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मतलब इसका पता होगा। ठीक है, सो आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की एक ट्रिक मैं ये बताती हूँ कि आपको यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। जो प्रोपोजिशंस गिवन होती हैं उसके वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें चार तरह की चीजें होती है, ए, ई, आई एंड ओ। ओके, सो ए का मतलब होता है हमारे पास ऑल, देन वी हैव ई, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ऑल फिलोसोफर्स, यानी कि स्टेटमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट ए। सॉक्रेट इज नॉट फॉलिबल, यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओ। यहाँ पे सम नहीं लिखा है, बट नॉट अगर बीच में होगा तो इसका मतलब है कि सम शुरू में जरूर है। ठीक है, इसका मतलब है ए एंड ओ स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक जगह पे आ जाए, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। एंड ए और ओ के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप होता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कौन कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। फर्स्ट इज अध्यास, अपोहा, अभवा, जिसको कि अभाव बोला जाता है, यानी कि किसी चीज की कमी। नेक्स्ट इज अर्थपति, यानी कि किसी अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि किसी वर्ड के मीनिंग को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। प्रत्यक्ष, जो चीज हमारे सामने है, शब्द मतलब कोई वर्ड। बुद्धिज्म में कौन सी चीज को एक्सेप्ट किया गया था, करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड ई ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने एक लिस्ट बना दी है कि बुद्धिज्म में किसको एक्सेप्ट किया जाता है, उपनयन में किस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे अपोहा एंड प्रत्यक्ष, ये दोनों चीजों के बारे में बात की गई है। अपोहा क्या होता है, अपोहा रेफर्स टू बुद्धिस्ट एक्सक्लूजन थ्योरी। ठीक है, ये उनकी एक्सक्लूजन थ्योरी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है कि बुद्धिज्म के अंदर उनकी नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, तो वो है अपोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट गिवन है, आपको बताना है, कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो, उसको बताना है कि उसका नेचर क्या हो सकता है। आपने अगर इसकी सिर्फ पीवाईक्यूज पे ओवरव्यू भी लिया होगा तो आपको पता होगा कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ हम वैलिड और इनवैलिड, ये दो ही टर्म्स को जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मैंने आपको बता दिया, उसके फिगर्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन मदद करता है, तो उसमें मदद करता है मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, सपोज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देन वी हैव ऑल एनिमल्स आर ब्रेव। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स है। इस केस में मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी एनिमल। हमेशा किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को डिसाइड करने के लिए, उसका फिगर डिसाइड करने के लिए मिडल टर्म का एक मेजर रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड व्हाट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, उससे हम उसके मूड तक पहुंच पाते हैं। Then we have next question, the fallacy. Fallacies are very important for your UGC NET examination. We have different types of fallacies. All types are very important, right? The fallacy produced in the conclusion due to the repudiation of sadhya by hetu is known as.
सो हेतु के द्वारा अगर साध्य के रेपुडिएशन यानी कि खंडन के कारण कोई फैलेसी हमारे पास आती है, फैलेसी बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको विरुद्ध बोला जाता है। ठीक है? सो विरुद्ध को और क्या बोला जाता है? इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी बोला जाता है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा, लेकिन विरुद्ध की जगह ऑप्शन होगा कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ओके, ये क्या होता है विरुद्ध? इट इज द वन विच डिस्प्रूव्स द वेरी प्रोपोजिशन विच इज मेंट टू प्रूव। एक ऐसा प्रोपोजिशन जिसको हमें प्रूव करना था, लेकिन उसको हमने डिसअप्रूव कर दिया, वो हम उसके विरुद्ध चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी? सो न्याय फिलॉसफी में कौन सा होता है एक सीक्वेंस? तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास आकांक्षा, देन वी हैव योग्यता, देन वी हैव सन्निधि, देन वी हैव तात्पर्य। तात्पर्य। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर propositions given है, two of them are related in such a way that they cannot be true together although they can be false। यानी कि चार में से दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, देन आपको इसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, देन फिर आप उसको कंपेयर करोगे। जो भी स्टेटमेंट जहां पे दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, वो स्टेटमेंट्स क्या होती है? कॉन्ट्रारीज स्टेटमेंट्स होती हैं। इस चीज को अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, वो चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स होती हैं। सो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट हमेशा होती है ए टू ई। ए का मतलब हो गया ऑल वाली, ई का मतलब हो गया नो वाली। सो ऑल वाली स्टेटमेंट एंड नो वाली स्टेटमेंट, इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी ओनली। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इन्फेरेंस इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो इट इज कॉल्ड पूर्ववत अनुमना। सो पूर्ववत अनुमना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ववत अनुमना क्या होता है? इन्फेरेंस होता है जिसमें कि वी इन्फर द अनप्रिसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम प्रिसीव्ड कॉज। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी में एक हमारे पास ऑर्डर होता है जिसको कि आपको याद रखना जरूरी है। सो इसमें ऑर्डर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा प्रतिज्ञा, उसके बाद आता है हेतु, उसके बाद आता है उदाहरणा यानी कि एग्जाम्पल, देन वी हैव उपनया, देन वी हैव निगमना। ओके, निगमन जिसको बोलते हैं। तो न्याय फिलॉसफी के अंदर ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन फिलॉसफी के जो 6 स्कूल्स होते हैं उसमें से एक न्याय फिलॉसफी भी है। गौतम जो है वो मेन प्रोपोनेंट है न्याय फिलॉसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है इन अ प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो मैंने आप लोगों को बता दिया पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नीदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें हम लोग ना ही सब्जेक्ट को ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित नहीं किया जाता। In order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors, a scholar cites example from Vedas. The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called as what? So it will be called as shabd यानी कि verbal testimony. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं समझाने की चीज है, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन है इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ द मिडल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड। सो माइनर टर्म में जो मिडल टर्म होती है, दो स्टेटमेंट्स में मैंने क्या बताया? मिडल टर्म होती है जो दोनों में कॉमन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पक्षधर्मिता। ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि इंडियन लॉजिक कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज असिद्ध इज अ फैलेसी व्हेन द मिडल टर्म इज, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ठीक है, अनप्रूव्ड फैलेसी जो होती है, फैलेसी तब होती है व्हेन द मिडल टर्म इज अनप्रूव्ड। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर ही बता दिया।
सिद्ध मतलब प्रूव कर दिया किसी चीज को, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ओके, next question is golden mountain is fairy because it is smoky. It is smoky, full stop. Which type of fallacy is committed by the above inference? So golden mountains यानी कि स्वर्ण पर्वत जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं एंड वो फायरी भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज स्मोकी, क्योंकि वहां पे धुआं भी रहता है। सो ये किसका आंसर है? ये आश्रय सिद्धि का आंसर है। आयुर्वेदा which deals with indigenous system of medicine could be traced to। अब आप लोगों को पता है हमारे पास चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो आयुर्वेद की बात या फिर आयुर्वेदिक जो रेमेडीज होती हैं उसकी बात कौन से वेद में की गई है ये पूछा है। सो वो बात की गई है अथर्ववेद में। ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयज आर ट्रीज। All flowers are toys and some toys are trees, some butterflies are trees। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, दैट इज सी एंड ई ओनली। सम टॉयज आर फ्लावर्स एंड सम ट्रीज आर बटरफ्लाइज। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट लॉजिक भी लगा सकते हो, या फिर जिसमें कि आप लोगों को मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए होता है, यानी कि ऑल वाली स्टेटमेंट को अगर दूसरी ऑल वाली स्टेटमेंट के साथ जोड़ जाए तो आंसर में, यानी कि ऑप्शन में से ऑल वाली स्टेटमेंट जरूर सेलेक्ट होती है। तो इस तरह के मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं, ठीक है, या फिर आप लोग इसको इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते। ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशंस हैं, फ्रॉम 1 to 5, एंड हर एक जनरेशन में एक अलग हार्डवेयर, एक अलग सिस्टम यूज किया जाता है जो कि उसकी फंक्शनैलिटीज को, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने में और उसकी साइज को कम करने में मदद करता है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आईसी के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीएलएसआई है इसके साथ ही आपके पास यूएलएसआई और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आपको पता होगा कि आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है वीएलएसआई ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन तो नहीं हो सकता। सो फर्स्ट जनरेशन वी हैव इज वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेबल आप लोगों ने सिर्फ याद रख लेना है। देखो फर्स्ट जनरेशन कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के बीच में था, मेन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर इसमें क्या यूज होता था, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। सो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर समझता है। अब आप कंप्यूटर में अगर 25 लिखते हो तो वो उसको इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बचपन में आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा था। 25 का 2 से एलसीएम निकालना है, जो भी नंबर होगा उसका 2 से एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12 2 सा 24, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया ना। 6 2 सा 12, रिमाइंडर इज 0। 3 2 सा 6, पूरा कट हो गया तो 0। फिर से 2 से करना है, 2 1 सा 2, सो यहाँ पर आ गया 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको इस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो ये है 1 1 0 0 1। सो देखो करेक्ट आंसर क्या है, 1 1 0 0 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली मैंने आप लोगों को चलो एक और क्वेश्चन दी थी 36। 36 का बाइनरी नंबर बताइए, याद रखिएगा 2 से इसको डिवाइड करना है, ओके। Next is which of the following is the fastest to read from and write to than the other kind of storage in a computer। So computer के 4 storage devices का नाम दिया है। इसमें बोला है इनमें से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रीड और राइट कौन करता है। रीड का मतलब है फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको पढ़ना, उसको देखना। राइट का मतलब है फाइल में कोई नई जैसे सीडी है या कुछ भी है उसमें नई चीज को ऐड करना। सबसे फास्ट काम कौन करता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम और रैम। ओके, सो फ्लॉपी डिस्क भी स्लो है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी चाहे अच्छी होती है बट फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये यूज नहीं होता। अब कंफ्यूजन है रैम और रोम में। सो देखो सीडी आप सबने सुना होगा, ठीक है, देखी भी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का नाम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी इन चारों में से है रैम। अगर रैम ऑप्शन नहीं होता या रैम के अलावा अगर आप लोगों के पास जैसे कि रजिस्टर्स दिए होते, कैशे मेमोरी दी होती, तो ये करेक्ट आंसर्स होने थे, ओके।
द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर, अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यानी कि सीयू प्लस एएलयू। एएलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। देखो ये तो मेमोरी आ गई, रजिस्टर भी एक मेमोरी का ही प्रकार होता है। तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे इनमें, क्योंकि कंपोनेंट पूछा है, मेमोरी के टाइप्स नहीं पूछा है। अब बस क्या करती है? बस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरनली काम करती है, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज सी यू एंड ए एल यू। ए एल यू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। सो व्हाट इज एन एक्रोनिम फॉर? व्हाट नहीं, यहाँ पे स्वॉट होगा, एस डब्ल्यू ओ टी। ठीक है, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो इंटरनेट में स्वॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरनेट से फायदे भी है, नुकसान भी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वॉट की फुल फॉर्म बनाई गई है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, इंटरनेट हमें स्ट्रेंथ भी देता है, काम करने की ताकत भी देता है, हमारी कमजोरी भी है, अपॉर्चुनिटीज देता भी है और छीनता भी है साथ में। खतरों खतरा भी इससे बहुत ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज? सो देखो जो टीचिंग लर्निंग होती है क्लासरूम में भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जहां पर हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है ये? एनिमेशन टेक्निक्स के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। असेसमेंट प्लान्स के लिए मूल्यांकन करने की योजनाएं हमें आईसीटी बताता है? नहीं बताता है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है, उद्देश्य क्लियर करता है? उद्देश्य तो देखो एज अ टीचर आपको ही क्लियर करने होंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस में ये हमें हेल्प करता है। अब जैसे मैं आपको काफी चीजें बोल रही हूँ, हो सकता है स्टूडेंट्स को वो चीजें शायद क्लियर सुनाई ना दें या वो समझ ना पाए क्या है। तो अगर आईसीटी जैसे आपके सामने ये स्क्रीन है, इसमें क्वेश्चन लिखे भी हैं, अब मैं आंसर बताऊंगी, कई बच्चे नहीं सुनेंगे। अब यहाँ पर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा तो उनको क्लियर चीजें दिख जाएगी, तो इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका मेरा बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी क्लास में आईसीटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म्स? तो यहाँ पर चार फुल फॉर्म्स दी गई हैं, बहुत कॉमन टर्म्स हैं, आपको बताना है कौन सी गलत है। जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, जीपीएस ग्लोबल पार्टीशनिंग सिस्टम, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन सब लोग यूज करते हैं। सिम सब्सक्राइबर एंटिटी मॉड्यूल, तो देखो जीपीएस भी मोबाइल फोन में सबके होता है, एटीएम भी सब जाते हैं, सिम भी सबके पास है। गलत है यहाँ पर जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, इसकी फुल फॉर्म में मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? देखो अब आप लोग बोलते हो, कई बच्चे बोलते हैं मेरे पास आज इंटरनेट पैक है, मेरे पास मुझे 2 जीबी डेटा मिलता है, कई बोलते हैं मुझे 1.5 जीबी डेटा मिलता है। तो ये बी क्या है? ये बाइट होते हैं। ओके, सो इसमें बोला है कि एक बाइट इक्वल्स टू कितने बिट्स? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट? तो याद रखिए एक बाइट बनता है 8 बिट्स को मिलाकर, यानी कि छोटे छोटे ऐसे 8 बिट्स बनेंगे, उन सबको मिला करके एक बाइट बन जाता है। सिमिलरली अगले 8 अगर हम ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2 बाइट हो गए। तो 1 बाइट इक्वल्स टू स्मॉल 8 बिट्स। ओके, अब यहाँ पर ये चार्ट याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, उसके बाद आती है बाइट। ओके, 1 बिट, बाइनरी डिजिट या 0 या 1, एक निबल 4 बिट्स। अगर यहाँ पर 1 बाइट की जगह 1 निबल पूछा होता तो 4 बिट्स आंसर होता। 4 बिट्स, उसके बाद 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, उसके बाद आता है 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, देखो उसके बाद आता है 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, देन बाइट, देन बिट, देन निबल, देन बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सो 1 GB डेटा इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट, आपको मिलता है 2 GB डेटा, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस टेबल को याद रख लीजिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड? तो सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड किसकी होती है? हमने पहले देखा था हार्ड डिस्क, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। मैंने आपको अभी बताया कि वैसे तो हमने क्या बताया, रैम की होती है, लेकिन उस वक्त क्योंकि कैशे मेमोरी ऑप्शन नहीं था, रैम से ज्यादा एक्सेस हाईएस्ट स्पीड होती है कैशे मेमोरी की। इसको कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कुछ भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट होता है ये। टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। एक बार सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दोगे, कैशे मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है। 1 GB इज इक्वल्स टू वट? अभी बताया 1 GB किसके बराबर होता है? ये होता है 1024 KB। ठीक है, सो इसके लिए ये वाला चार्ट याद रख लीजिए। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, ये सीक्वेंस है। बस इसको 1024 करते रहना है, या 2 2 रेज़ टू पावर 10 इस तरीके से करते जाना है। ओके, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, नहीं देखा है, जहां पर मैंने बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो बता दीजिए कमेंट करके नहीं समझ में आया है। ये वीडियो का लिंक दे दूंगी आपके साथ, ठीक है? अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि कंटिन्यू करूं, तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर अपडेट दे दीजिएगा। Which one of the following has both positive and negative radiative forcing in the climate? So radiative forces का मतलब, forcing का मतलब होता है विकिरण बल। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है वार्मिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है? वार्मिंग इफेक्ट। सो पेपर में नेगेटिव या पॉजिटिव वार्मिंग इफेक्ट भी लिखा हो सकता है। अब आप लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है समय के साथ, है ना? सो ये सब चीजें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो कौन सा ऐसा केमिकल है, कौन सी ऐसी रेडिएटिव फोर्सिंग है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ते हैं क्लाइमेट के ऊपर। ऑप्शंस है CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 का मतलब है मीथेन, N2O का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O3 है ओजोन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज O3 ओजोन। ओजोन में भी स्पेसिफिकली ये जो रेडिएटिव फोर्सिंग वाला काम करता है, ये करता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, सो आपको पेपर में कुछ भी लिखा हो सकता है, सिंपल ओजोन भी लिखा हो सकता है, O3 भी लिखा हो सकता है और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी लिखा हो सकता है। तो ये तीनों चीजें आपको नोट करनी है। In the first commitment period of Kyoto Protocol, how many greenhouse gases were covered for reducing their emission? So एक चलिए यहाँ पर मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, अभी मैं ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल कब बना था? ये तो यहाँ पर दिख रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। कौन से ईयर में इसको बनाया गया था, ये मुझे कमेंट करके बताइए। अब इसमें पूछा है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल का, पहली प्रतिबद्धता अवधि जो थी, उसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए बात की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, तो टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी थी जिसके बारे में फर्स्ट पीरियड में बात की गई थी। अब पेपर में आप लोगों से इन 6 गैसेस का नाम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है CH4 दैट इज मीथेन, नेक्स्ट इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, PFC परफ्लोरोकार्बन और आगे है SF6 जिसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसको कम करने के लिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बात की गई थी। आइडेंटिफाई द नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट अमंग द फॉलोइंग। सो देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रीकरण एक ऐसी चीज जिसको हम उसके खत्म होने के बाद वापस से रीयूज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि पेपर। तो आपसे लेकिन यहाँ पर नॉन रिसाइकलेबल पूछा है, जिसको हम एक ऐसा वेस्ट जिसको हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि प्लास्टिक बॉटल्स को कैसे यूज करेंगे। तो जनरली अगर यहाँ पर हम सॉफ्ट प्लास्टिक की बात करें, ओके, तो उससे उसको रीयूज करके बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें बनाई जा सकती हैं। आगे है थर्माकोल। सो थर्माकोल एक नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये वाला ऑप्शन एक सही होगा।
और आगे है टेट्रा पैक्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा टेट्रा पैक्स में क्या आता है, मिल्क, जूस, सूप, ये सब चीज़ें टेट्रा पैक्स में आती हैं, तो इसको भी रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ठीक है? और मेटल को भी रीयूज़ किया जा सकता है, इस वजह से ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया सी एंड डी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 ओनली। एग्जाम्पल्स ऑफ persistent organic pollutants are, so पीओपी, अभी आप लोगों ने यूजीसी नेट जून 2024 का पेपर देखा होगा, तो उसमें पीओपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, क्या क्या केमिकल्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाइऑक्सिन्स, देन वी हैव फ्यूरेंस और पीसीबी। ओके, सो ये 3 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नोट कर लेना है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें असर्शन बोलता है, अभिकथन बोलता है कि लॉकडाउन जो 2020 में हुआ था इंडिया में, वाज इम्पोज्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कंसिडर किया गया था, ठीक है? और इसका रीजन भी यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है? डिजास्टर था, वो बहुत बड़ा डिजास्टर था, तो इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसको रखा था। कारण दिया गया है, कोविड-19 इज द फर्स्ट पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर बीइंग हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये बोल रहा है कि कोविड-19 जो है, वो पूरे इंडिया का एक ऐसा, पूरे इंडिया में जो अप्लाई किया गया था, एक ऐसा डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर था, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर रखा गया था। तो ये भी इसका रीजन बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। द फेंटेस्ट डिटेक्टेबल नॉइज बाय अ हेल्दी ह्यूमन ईयर इज ऑफ व्हाट? एक स्वस्थ मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली सबसे कमजोर ध्वनि क्या है? तो वो है 0 डेसिबल। इंडियाज, सो आप लोगों को जो नॉइस पॉल्यूशन वाला जो एक टेबल मैंने शेयर किया था, जिसमें रेंज बताई थी, ठीक है, कि हैवी व्हीकल्स, सॉरी हैवी व्हीकल्स नहीं, कि किसी सिटी में कितना, कितने डीबी तक का नॉइस अलाउड है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल या स्कूल के पास कितना नॉइस का रेंज होना चाहिए। तो वो टेबल अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो एक बार बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। India's national level forest policy dates back to, so it was 1994. ग्लोबल वार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्लोबल वार्मिंग, इस बार भी देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर न्यूज़ सुनी होगी, तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत सालों के बाद, हर साल वैसे हम ये चीजें सुनते ही हैं कि हर साल जो है वो गर्मी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, राइट? लेकिन इस साल फिर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा है। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं मैक्सिमम शिफ्ट्स में, ठीक है? सो इसमें पूछा है, ग्लोबल वार्मिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। सो मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? यहाँ पर भी है, तो इसको हम गलत कर देंगे। ऑप्शन बी यहाँ है, तो इसको भी गलत कर देंगे, ठीक है बच्चे? ये दो ऑप्शन, दोनों में सी है, दैट इज सल्फर ओजोन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये भी नहीं होता है एटमॉस्फेयर में। ग्लोबल वार्मिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए, सी एंड ई ओनली। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। इंपॉर्टेंट तो ये है ही। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँ एग्जामिनेशन तक, और भी ज्यादा क्वेश्चंस लाती रहूँ, तो मुझे एक बार आप अपडेट जरूर दीजिएगा कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? सो वाटर की हार्डनेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, हार्ड वाटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके केमिकल्स उसके अंदर कौन कौन से होते हैं। सो वही चीजें यहाँ पर बोली गई है। सो देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर 1 बोलता है, प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नो, ये हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो सल्फेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स अगर प्रेजेंट हो वाटर में, तो वो हार्ड वाटर बोला जाता है, और वो परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है? इस टर्म पर फोकस करना है कि परमानेंट हार्डनेस की बात की गई है। सो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, फॉर्म्स गुड लेदर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद सोप। नो, ये भी बिल्कुल गलत है। परमानेंट हार्डनेस वाटर में अगर होगी तो अच्छा झाग नहीं बनता है। सो सी भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो हम पहुंच गए अपने सही उत्तर पर, ठीक है? सो देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बिल्कुल सही है। एंड बॉइलिंग, पानी को उबाल कर
पानी के जो बैक्टीरिया हैं उनको, बैड बैक्टीरिया, उनको खत्म किया जा सकता है, ना कि उसकी हार्डनेस को। तो इस वजह से ऑप्शन ई तो गलत होना ही था। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस? आईएसए के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कब ये बना, क्या क्या इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो वही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। देखते हैं इसमें लिखा है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी। नो, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इंडिया में है ना। और ये 2015 से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 2015 में बनाया गया था। आगे बोल रहा है इट इज जॉइंट इनिशिएटिव बाय फ्रांस एंड इंडिया। बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। नो, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ये बहुत बार मैंने आपको बताया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो हम लोगों ने बताया था आपको। सो जो भी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं वो सभी कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर कंट्रीज होती हैं। सो ये वाली स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोली है ये बहुत बार पेपर में आई है, एज इट इज आपको याद रखनी है। सो वो अगर पता होगा तो आप ये समझ जाओगे कि ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है। देयर आर 121 सिग्नेटरी कंट्रीज अवेलेबल देयर, एब्सोल्युटली ट्रू। सो यहाँ पर देखिए हमने सी गलत किया तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट है मोस्टली सनशाइन कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन दिस। बिल्कुल सही है। अब सोलर से रिलेटेड अगर ये अलायंस बनाया गया है, गठबंधन बनाया गया है, तो दिखती सी बात है जिन कंट्रीज में सोलर एनर्जी को ज्यादा यूज किया जाता है या सनलाइट बहुत अच्छी रहती है, उन्हीं कंट्रीज को इसका पार्ट बनाया गया है, इस अलायंस का पार्ट बनाया गया है। ठीक है। सो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Takshila is an important archaeological site and UNESCO declared it to a World Heritage Site in the year what? So देखिए स्टूडेंट्स, तक्षशिला एक बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, लेकिन कुछ सालों पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया था। तो आपको बताना है कि कौन से साल में ये डिसीजन लिया गया था। ऑप्शंस हैं 1980, 1990, 1992 या फिर 1978। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1980। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। Which of the following universities were established in the year 1957? So 1957 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है यूनिवर्सिटीज को लेकर। इस समय पे 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिश किया गया था। वो कौन कौन सी है? पहली है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दूसरी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी और तीसरी है मद्रास यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को 1957 में एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। सो इसलिए आंसर है ए, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एज इट इज क्वेश्चन बहुत बार आया है, राइट। सो 1957 और ये 3 यूनिवर्सिटीज याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ग्रामेरियन पैनिनी had his education at। so देखिए पाणिनि या पाणिनि जिनको आप बोलते हो, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस व्याकरण इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनकी एजुकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई है? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा या फिर श्रीधन्य कटक। ओके। सो पाणिनि की जब भी हम बात करते हैं या कौटिल्य की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये सब तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। According to UGC list published the state with the most universities। so UGC के लिस्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र नो, तमिलनाडु में भी नहीं है, सबसे ज्यादा है राजस्थान में। ओके। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट एग्जाम्स में ये बहुत बार आया है। ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री। प्राचीन काल में शिक्षा बिल्कुल मुफ्त होती थी। ओके। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इन एंशिएंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। ओके। तो सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, पहले हम ये देखेंगे।
सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज पर एक बारी में फोकस किया जाता था, कि अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर मेडिसिन की पढ़ाई करने आए हो, तो एंशियंट एजुकेशन के टाइम पर आपको सिर्फ मेडिसिन पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप तीरबाजी या कुछ सीखने आए हो तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा, ये स्टेटमेंट 2 बोलती है, जो कि गलत है। सेंट्रलाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होती थी, सब कुछ उस समय पे सिखाया जाता था स्टूडेंट्स को, एंड एजुकेशन बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, एंड एजुकेशन के लिए स्कूल्स की जगह गुरुकुल हुआ करते थे, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस बहुत पसंद आ रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं फटाफट से। अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड जो भी यूनिट अगली आप चाहते हो वो भी मैं लेकर आऊंगी, बस मुझे बता दीजिए। According to NEP 2020, the first vertical of higher education commission in India, which commission of India will be the what? So देखिए, पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में सुना होगा। ये क्या करता था, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देता था। अब लेकिन यूजीसी को हटाकर उसकी जगह एक अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला कमीशन बना दिया गया है, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपके 4 वर्टिकल्स हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि पहला वर्टिकल, यानी कि इसका पहला प्रथम वर्टिकल कौन सा है। 4 वर्टिकल्स को बस रट्टा मार के याद नहीं करना है, इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो सबसे पहले है नैक, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। सो नैक जो है ये है सेकंड वर्टिकल, तो ये वाला तो आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा है नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, तो ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट वर्टिकल HECI का NHERC है। ओके, तीसरा वर्टिकल है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और चौथा वर्टिकल है जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए रेगुलेट करना उसको बहुत जरूरी होता है, तो सबसे पहले रेगुलेटरी काउंसिल आता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे एक्रेडिएशन, नैक आप लोगों ने याद रख लेना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है ग्रांट। अब देखो ये मेजरली तो यूजीसी को चेंज करके ही ये कमीशन बनाया गया है, तो यूजीसी ग्रांट देता था, इसीलिए ग्रांट जहां पर आएगा वो तीसरा होगा। ओके, एंड फोर्थ नंबर पर आ गया जनरल काउंसिल। ओके, सो इस तरीके से 4 वर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। इसकी सीक्वेंसिंग और वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग हमने अभी देख ली, वर्किंग में आपको आगे बताती हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में। सो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। Which university in India was first to throw all university examinations open to girls? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस गर्ल्स के लिए ओपन रखे थे? पंजाब, कलकत्ता, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओपन टू गर्ल्स जब भी बात की जाती है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। एज पर NEP 2020, चलिए अब एक काम करते हैं, एक होमवर्क दे रही हूँ, बताइए मुझे NEP 2020 में NEP की फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एज पर NEP 2020, ये होमवर्क का आंसर आप मुझे कहाँ दोगे, कमेंट करके दोगे, ठीक है। आपका जवाब सही है या गलत, ये मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। एज पर NEP 2020, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो is sought to be achieved to the extent of 50% by what? So देखिए इसमें बोला है 50% GER कब तक कवर करना है, तो उसका टारगेट है 2035। ओके, इसको एज इट इज याद रख लीजिए। एंड स्कूल के लेवल पर 100% जो है वो 2030 होगा आंसर। सो ये देखिए वर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, यहाँ पर चारों वर्टिकल्स के नाम दिए, मैच करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्टिकल मैंने क्या बताया, चीजों को रेगुलेट करना है, तो ए को हम सेकंड से मैच करेंगे और देखिए यहीं से हमें आंसर मिल गया, राइट। उसके बाद ग्रांट देने का काम तीसरा वर्टिकल करता है, सो ग्रांट
ग्रांट कहाँ पर दी गई है? ऑप्शन नंबर, इसमें तो सी को हम 4th से मैच करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही। ओके, यहाँ पर ये भी है, ए का सेकंड, सी का फोर्थ, ठीक है, ये भी है, था ई का सेकंड, सी का फोर्थ, और इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये है आपका सही आंसर। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था, देखिए सेम क्वेश्चन से अगर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। इसी क्वेश्चन को और भी तरीकों से पूछा जा सकता है, बस बेस आपको क्लियर रखना है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एज पर एनईपी 2020 और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ नहीं है, ये जो हमने अभी 4 वर्टिकल्स पढ़े, देखिए उन्हीं 4 वर्टिकल्स का नाम लिखा है, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी तरफ लिखी गई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का काम है रेगुलेशन देना, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं पता होता तो ये तो सबको पता ही था, रेगुलेशन देना इसका काम है। एनएसी का काम है एक्रेडिएशन देना, एनए का मतलब ही यहाँ पर एक्रेडिएशन है। HEGC की का मतलब है फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ग्रांट देना मतलब फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या चीजों को हैंडल करना। GEC इज रिलेटेड टू एकेडमिक स्टैंडर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बार बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, राइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, नॉलेज को शेयर करने के लिए ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 more higher education institutions shall be established and developed in underserved regions to ensure full। अब देखो इसमें बोला है कि NEP 2020 ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है, अंडरसर्व्ड रीजन्स में, जहां पर अभी तक स्थापित नहीं किए गए वंचित क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने चाहिए, एंड उनका मेजर फोकस 3 चीजों पर होना चाहिए। वो 3 चीजें क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन बोलता है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी एंड इंटीग्रेशन, असेसमेंट, इक्विवेलेंस एंड आइडेंटिटी, या फिर ऑटोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीकेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी कि जो भी कोर्सेज है, जो भी एजुकेशन है, उसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है समानता, समानता बोलती है कि आप किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, समान अधिकार सबके लिए होंगे। एंड इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, राइट। सो आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो हम लोगों ने स्वयं पोर्टल पढ़ा है, ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्वयं में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स तो होते हैं, एंड साथ ही 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। 9 कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं? स्वयं के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जितने भी कोर्सेज हैं स्वयं के अंदर, उन सभी कोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स है, उसके लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है, स्कूल लेवल की एजुकेशन है, उसको हैंडल करने के लिए एक अलग कोऑर्डिनेटर है, तो ऐसे 9 कोऑर्डिनेटर स्वयं के अंदर है। तो उनमें से 4 कोऑर्डिनेटर्स के नाम दिए हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। ओके, सो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले यूजीसी सीईसी। यूजीसी सीईसी जो होता है, ये आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के नॉन टेक्निकल, यूजी और पीजी के नॉन टेक्निकल कोर्सेज को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। तो ए का थर्ड, तो इसलिए ये वाला ही ऑप्शन अभी एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं नेप्टेल, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत बार फुल फॉर्म इसकी एग्जाम में आई है, ठीक है। सो नेप्टेल हमें इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्सेज के एक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, is related to self-paced and lifelong learning courses
एंड लास्ट है इग्नू। इग्नू जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हमें देता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? ओके, सो देखो आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है। अब रिसेंट जो 2023 में डेटा आया था उसके हिसाब से हमारे पूरे देश में कितनी टोटल यूनिवर्सिटीज है, ये नंबर है 1114। 1114 टोटल यूनिवर्सिटीज है जिसको डिवाइड किया गया है सेंट्रल में, स्टेट में, डीम्ड में और प्राइवेट में। ठीक है, वो सबके नंबर्स ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में शेयर कर चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लेना। सो इस क्वेश्चन में देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम पूछे गए हैं। सो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ये बोलता है, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी नहीं है सेंट्रल। सिक्किम यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है। मणिपुर यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है बट गुवाहाटी नहीं है। सो ए सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। इसमें बोला है कि हायर एजुकेशन का मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उनको डीप लर्निंग, रट्टा नहीं मारना है, बस डीप लर्निंग के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। तो बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। सेकेंड बोलती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क बट कैन नॉट ग्रांट डिग्रीज। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं ग्रांट कर सकती तो उसका क्या फायदा? तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यहां तक ये स्टेटमेंट सही थी कि अपना कोर्स, अपना सिलेबस वो डिजाइन कर सकते हैं, यहां तक स्टेटमेंट सही थी, बट यहाँ इस पॉइंट की वजह से गलत हो गई। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट इज NEP 2020 हैज एम्फसाइज्ड द नीड फॉर। NEP 2020 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात की थी। उन्होंने एक बात पर बल दिया था, जो क्या है, जो है इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण। किसमें? एजुकेशन में। NEP 2020 ने बोला था कि हायर एजुकेशन को अंतरराष्ट्रीयकरण करना इसका बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन हमारे कंट्री में बच्चों को मिलनी चाहिए। How many universities in the country are referred to as UGC केयर यूनिवर्सिटीज? सो UGC केयर यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे देश में अभी तक 4 यूनिवर्सिटीज को काउंट किया गया है। ये 4 यूनिवर्सिटीज के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दूसरी है TU यानी कि तेजपुर यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे है MSU, दैट इज MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। और फोर्थ नंबर पर है UOH, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो इसको नोट कर लीजिए, ये 4 नाम है। आप लोगों से एग्जाम में ये जो है नाम थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो JNU, तेजपुर यूनिवर्सिटी, MSU का मतलब मैंने आपको क्या बताया, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा जो कि गुजरात में है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि UGC केयर की फुल फॉर्म क्या है? UGC का मतलब तो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, अब केयर की फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, वो है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स। ओके, सो इसको नोट कर लेना है आपने। The focus of first 5-year plan was on. So first 5-year plans को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एंड इनका मेजर फोकस किस पे था? प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन पर था। Which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? So UGC के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया गया था जो कि मेजर फोकस कर रहे थे वैल्यूज यानी कि मूल्य और नैतिक प्रथाओं के ऊपर। सो इसमें देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आपको बोलता है जीवन कौशल, ये भी बिल्कुल सही है।
ठीक है, एक तो जीवन कौशल है, दूसरा है दीक्षारंभ, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व भारत नहीं है, गुरु दक्षता ये भी बिल्कुल सही है और विश्व दर्शन नहीं है। तो ए, बी एंड डी आप देखोगे करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी एंड गुवाहाटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये 3 है स्टेट। सिक्किम क्या है? सेंट्रल है, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो ए, सी एंड डी इज दी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डीआई में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टेबल गिवन होता है या जो भी डेटा गिवन होता है उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको अच्छे से समझना है। जैसे इसमें कहा गया है कि इन द फॉलोइंग टेबल इट गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पर ये जो स्कोर है ये मार्क्स नहीं है, ये इनकी परसेंटेज दी गई है। बहुत बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते और गलत हो जाता है उनका आंसर। ठीक है, तो 150 में 90% स्कोर किया है, 120 में मैथ्स में इन्होंने 90% स्कोर किया है। इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। ओके, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, सो ये डेटा आप लोगों ने समझ लिया, टेबल आपने समझ लिया कि ये परसेंटेज गिवन है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, मेजर फोकस रखना है अभी सिर्फ टी पर। तो इसमें कहा है कि टी के एग्रीगेट मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में कितने हैं। अब यहाँ पर ये है मेजर डेटा जिस पे हमें फोकस रखना है। सो देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। इंग्लिश में टी ने 80 स्कोर किए हैं, परसेंटेज में डेटा दिया है तो हम लिख देंगे 80/100। टोटल मार्क्स कितने हैं? 150 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 150 से एंड ये आ गया आपका 120। इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है। टी के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स नहीं है, 100% है। ठीक है, एंड टोटल कितना था? 120। तो यहाँ पर कितना आ गया? 120। देन जनरल स्टडीज में 40% स्कोर किया है, परसेंटेज में है इसलिए फिर हम 100 लिख रहे हैं, इंटू 100 इक्वल्स टू 40। ओके, सो ये है। अब हमें बोला है एग्रीगेट मार्क्स हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। सो जब हम 120 प्लस 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, सो इस हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 280। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वाई। सो यहाँ पर हमें वाई की ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यूज जो है डेटा गिवन है, बट जो टोटल मार्क्स है वो सब में डिफरेंट है, इसलिए हमें इसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले हमें इसके मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो वाई ने इंग्लिश में कितना स्कोर किया? सेम फॉर्मूला यूज होगा, 90/100 इंटू 150 दैट इज 135। ओके, आप इसको खुद से भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। 80/100 इंटू 120 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। देन वी हैव जनरल साइंस दैट इज 70/100 इंटू 100। ठीक है, तो ये है 70। अब क्या बोला है इसमें? ओवरऑल परसेंटेज बोला है, तो पहले हमें ओवरऑल मार्क्स निकालने हैं। इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे 135 प्लस 96 प्लस 70 जब हम करते हैं तो 301 हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्या है? ये तो है ओवरऑल मार्क्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने को बोला है तो हम क्या करेंगे, 301 डिवाइडेड बाय 370 इंटू 100। सो 301 तो हम लोगों ने अभी ये डेटा निकाला है। ठीक है, 301 अभी ये टोटल मार्क्स आए हैं। 370 क्या है? 370 है टोटल। किसका टोटल? 150 प्लस 120 प्लस 100, ये है 370। सो हम क्या करेंगे, सम कर देंगे टोटल मार्क्स का, और ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये आए हैं 301। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 83.35। सो ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है,
इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आसाम स्लेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई भी सेट की तैयारी कर रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव obtained 60% और above in all these subjects are okay। सो इसमें देखिए हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन में सिंपल सा डेटा दिया गया है कि परसेंटेज बोला है 60%। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके हर एक सब्जेक्ट में 60% या उससे ज्यादा आए हैं। तो आपको पहले एस में देखना है, एस के 60 और 60 से ज्यादा है तो एक ये हो गया। ये देखिए टी में 40 आए हैं तो ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखिए 50 है तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सब में 60% से ज्यादा है, यहाँ पर भी 60% से ज्यादा है। सो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल है 3 स्टूडेंट। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश बाय 5 स्टूडेंट्स आर। सो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। आपको मार्क्स पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। किसमें, इंग्लिश में सभी स्टूडेंट्स के। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ये रहेगा आपका डेटा, ठीक है। सो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, पहले हमें एस के मार्क्स निकालने हैं। एवरेज मार्क्स बोला है तो सबके अलग अलग मार्क्स निकालने पड़ेंगे पहले तो हमें, ठीक है। सो एस ने कितना स्कोर किया है, एस ने स्कोर किया है 90%। कितने का, 150 का 90% होता है 135, ठीक है। देन वी हैव टी, टी को अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 80/100 इंटू 150 तो ये आ जाएगा आपके पास 120। देन वी हैव एक्स, एक्स को भी सेम तरीके से कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, 90। वाई को कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर 135 आएगा। जेड का आंसर आएगा 120, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास डेटा। हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं। सो एवरेज मार्क्स के लिए क्या किया जाता है, पहले इसका टोटल निकाला जाता है। सो 135 प्लस 120 प्लस 90 प्लस अगेन 135 एंड 120, ठीक है। डिवाइड करेंगे एवरेज के लिए, टोटल, टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, ओके। सो इसको जब ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा। 600/5 इक्वल्स टू 120। सो ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं हो रही। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो भी कमेंट करके बता दीजिए। एंड अगर चाहते हो कि ऐसी ही सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं तो भी बता देना। एंड सेशन कैसा लग रहा है ये अपडेट भी जरूर देते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मोर देन 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। सो हमें देखना है कितने स्टूडेंट्स ने मैथ्स में 100 से ज्यादा स्कोर किया है। तो अब यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे कि बोलेंगे मोर देन 100, ठीक है। तो मोर देन 100 यहाँ पर बोलेंगे, किसी का भी नहीं है, लेकिन 100 तो 2 बच्चों का है। और यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन गलत। क्यों, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ये टेबल में वैल्यूज दी गई हैं परसेंटेज में, और क्वेश्चन में पूछा गया है मार्क्स, ठीक है। सो अगेन हमें मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करने होंगे। सो एस ने कितना स्कोर किया है, एस ने स्कोर किया है 120 का 90%, 90% स्कोर किया है आउट ऑफ 120। सो ये आ जाएगा 108, ठीक है। देन वी हैव टी, टी ने 100% स्कोर किया है किसका, 120 का, तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो कोई बच्चा अगर 100% स्कोर कर रहा है, इसका मतलब है उसने पूरा ही स्कोर किया है। तो आप उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक्स ने 100% कैलकुलेट किया मतलब 120 आ जाएंगे, ठीक है। वाई ने 80% किया है तो ये होते हैं 96, सेम फॉर्मूला यूज कीजिएगा। जेड का आता है 84। सो मोर देन 100 बोला है 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 स्टूडेंट्स ने ओवरऑल इतना स्कोर किया है। ओके, सो ये प्रैक्टिस सेट 1 था। अभी सेट 2 पे हम आते हैं। सो इस टेबल में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टेबल है ये। इसमें कहा है क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जहां पर आपके पास कुछ क्लासेस, एक क्लास दी गई है 12th क्लास के एग्जामिनेशन of students from 4 schools offering 3 academic streams, humanities, commerce and science.
ओके, सो 12th क्लास का यहाँ पर डेटा दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 12th के एग्जाम्स में अपीयर हुए थे। ये है स्कूल के नाम, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया है, यानी कि ए स्कूल नंबर ए में 210 बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन 182 पास हुए। ओके, ह्यूमैनिटीज में टोटल 87 ने पेपर दिया था, लेकिन 78 पास हुए। कॉमर्स में टोटल 69 ने एग्जाम दिया था, लेकिन 60 पास हुए। सिमिलरली साइंस में टोटल 54 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे ए स्कूल के एंड 44 पास हुए। तो ये पूरा डेटा आपको दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। सो देखो इसमें कहा है व्हाट इज द cumulative pass percentage of all schools in the humanities streams। so यहाँ पर आपको मेजर फोकस अभी रखना है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज पर, ठीक है। इसमें बोला है ह्यूमैनिटीज में पास परसेंटेज आपको निकालनी है। तो ह्यूमैनिटीज की पास परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने होंगे, ठीक है। सो इसके लिए इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300 एंड पास कितने स्टूडेंट्स हुए हैं 264। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं। अब आपको निकालनी है परसेंटेज। सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 264 300 का कितना परसेंट है, 300 का कितना परसेंट है, तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर 88%। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? क्वेश्चन में कहा था ह्यूमैनिटी की पास परसेंटेज, हमारे पास परसेंटेज में डेटा नहीं था, हमारे पास पास कितने बच्चे हुए थे वो था। तो टोटल से देखेंगे कितने पास हुए और वो कितना परसेंट बनता है। उसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे अपीयर हुए थे इनटू 100। क्यों कि 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ओके, सो इस क्वेश्चन में कहा है इन द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम द पास परसेंटेज ऑफ स्कूल सी इज हायर देन दैट ऑफ स्कूल ए। ठीक है, सो आंसर तो आप लोगों ने देख लिया। इसको सॉल्व कैसे किया ये मैं अभी आपको यहां पर बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया था इन द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, तो ह्यूमैनिटीज पे आपको फोकस रखना है। द पास परसेंटेज ऑफ स्कूल सी, द पास परसेंटेज ऑफ स्कूल सी ये वाला डेटा है, इज हायर देन ऑफ स्कूल ए। तो हमें ये दोनों डेटा को कंपेयर करना है, ठीक है। किसमें, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए पहले हम स्कूल सी में कैलकुलेट करेंगे। 50 स्टूडेंट्स टोटल थे आउट ऑफ 60 और परसेंटेज निकालनी है, तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, जो कि आ जाएगा 83.33%। आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है स्कूल ए, तो स्कूल ए में कितने थे टोटल, आपके पास थे 78 स्टूडेंट्स जो पास हुए थे। टोटल स्टूडेंट्स से 87 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 89.66%। सो इस ऑप्शन में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था इन ह्यूमैनिटी स्कूल सी का वैल्यू जो है वो हायर है ए से, तो स्कूल सी की वैल्यू कम आई है। देखिए इसकी वैल्यू कम आई है ए से, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। समझ रहे हो क्या किया हमने, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है इन द साइंस स्ट्रीम, तो अभी हमें सिर्फ साइंस पे फोकस रखना है। साइंस स्ट्रीम में पास परसेंटेज ऑफ स्कूल बी, पास परसेंटेज ऑफ स्कूल बी इज हायर देन स्कूल डी, इज हायर देन स्कूल डी, ये यहां पर बोला गया है, ठीक है। तो सिमिलर वे में हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप बी को कैलकुलेट करोगे तो बी की परसेंटेज आती है 78% और डी की परसेंटेज आती है 88%। सो यहाँ पर हायर देन बी ये भी आपका गलत है, क्योंकि डी की वैल्यू हायर है। सेम तरीके से ये सॉल्व किया कैसे, इसको हमने बी में किया 39/50 इंटू 100 78% आ गया, और दूसरे में हमने किया 54/62 इंटू 100, ये आपका 88% आ गया, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है स्कूल डी एंड स्कूल बी कॉमर्स में। ओके, सो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान है। कॉमर्स में स्कूल बी
एंड स्कूल डी, इनको हमें कंपेयर करना है। तो स्कूल बी बोलता है 50/62 इंटू 100, जो आ जाएगा आपका 83। देन स्कूल डी बोलता है 65/78 इंटू 100, जो कि आता है 80.5। सो ये देखिए यहाँ पर बोला है स्कूल डी इज हायर देन स्कूल बी, स्कूल डी की वैल्यू हायर है स्कूल बी से। सो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए हो कैसे सॉल्व किया है। एक बार ऑप्शन नंबर डी को भी खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड सेशन पसंद आया है तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।